वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। बेटा जो आज का टॉपिक लेंगे वो है रेशो एनालिसिस। अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये टॉपिक काफी हमारा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट होता है और ज्यादातर बच्चे मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ देते हैं। क्यों? वो कहते हैं सर इसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। वो कहते हैं सर मैथ्स छोड़ी थी इसी न्यूमेरिकल्स की वजह से, और अब दोबारा से इसी न्यूमेरिकल्स में आ जाएंगे क्योंकि इसमें कई न्यूमेरिकल्स ऐसे जिसमें लेट वाले केस आ जाते हैं कि भाई एक्स को लेट कर दिया, सेल को एक्स कर दिया, पुट या उसको प्रॉफिट को कर दिया, तो इसकी वजह से काफी दिक्कत आती है। तो इस न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको याद होगा जब मैथ्स में भी करते थे तो याद रखना पड़ता था फार्मूलाज, ठीक है जी। अब फार्मूलाज नाम सुनते ही हैरानी हो जाती है, क्या याद करे, कैसे याद करे, कि याद हो ही नहीं पाता। सबसे अच्छी बात बताऊं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं आज तक फॉर्मूले नहीं भूला। पूछो कैसे? क्योंकि मैंने फॉर्मूले याद ही नहीं किए। भाई देखो, जब फॉर्मूले याद ही नहीं करूंगा तो भूलूंगा कैसे? बंदा भूलता क्या है? जो याद करता है। मैंने याद ही नहीं किया तो मैं भूला ही नहीं। तो याद करोगे तो भैया भूलोगे, और याद नहीं करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। अब सवाल ये उठता है जब याद नहीं किए तो क्वेश्चन कैसे किए? क्वेश्चन कैसे किए? सर मैंने समझे, मैंने ड्राइव किए। जैसे आपने पीछे भी देखा होगा, हमने जो पीछे लेक्चर्स में भी देखा था, जो बच्चे 10th में हमसे मैथ्स पढ़ते हैं तो हमने उनको सिखा रखा है कि भाई मैथ्स में कुछ भी चीज मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, उसको क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना। उसको हमने क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है। तो आज हम सीखेंगे कैसे अंडरस्टैंड करना है। हम इसको याद नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? इसको समझेंगे। अब समझने के लिए क्या करना है, देखो पहले हम इसको समझ लेते हैं ये होता क्या है सारा, ठीक है। रेशो क्या होता है? अब देखिए, सपोज करिए अगर आप केक बनाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं? केक। अगर आप केक बनाना चाह रहे हैं और आपको केक के बारे में पता नहीं है, कहिए कि मुंह में पानी आ गया हो, एक दूसरे को देख रहे हैं केक के नाम से, तो केक जब बनाना चाहेंगे तो उसका आप कहेंगे भाई कि ऐसा करिए कि इसको 2 कप्स ऑफ ले लीजिए आप, क्या? फ्लर, मैदा जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, FLOUR, फ्लर, ठीक है ना। और 1 कप क्या हो जाएगा? 1 कप ऑफ शुगर, यानी कि जो उसकी रेशो बनेगी 2:1 की बन जाएगी। अगर मोटा मोटा हिसाब देखिए, या जैसे आपके घर में प्लास्टर लगता होगा, कभी मकान बना होगा, आपने ध्यान दिया ना दिया हुआ, तो मिस्त्री पूछता है बाबूजी उसमें कैसे नंबर का करना है? बाहर का प्लास्टर करना है, 4:1 का करना है, 2:1 का करना है, 3:1 का करना है, यानी कितना इसमें पानी, यानी कितना सीमेंट मिलाना है और कितना इसमें रोड़ी बजरी मिलाना है। तो ये सारी क्या होती है? रेशोज होती है, ठीक है। तो यानी अगर देखा जाए तो एक जो हमारा मजदूर है, लेबर है, वो भी रेशो की बातें कर रहा है। सर 3-4 का मसाला बनाऊं, 2:1 का मसाला बनाऊं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वहां भी अकाउंटेंसी घुसी पड़ी हमारी। केक बनाने में भी अकाउंटेंसी है सर, देखिए ना, चाय बनाने में भी अकाउंटेंसी है। जो लड़कियां नई नई बावर्ची बनती है, सबसे पहले उनसे मम्मी चाय बनवाती है कि बेटा अगर 5 बंदे आ रखे तो कितनी चीनी डालोगे, 2 बंदे आ रखे तो कितनी चीनी डालेगी। अब मम्मी ने कहा था कि 5 में 4 चम्मच चीनी डालनी है, तो उसने 2 में भी 4 चम्मच डाल दी और चाय चाशनी बन गई। तो ऐसी चाय को खराब नहीं करना, ऐसी चाय को ठंडा करो, जूस बना के पियो। ठीक है, चलिए। तो ये होती है हमारी क्या? रेशो। इसे क्या बोलते हैं हम? रेशो, यानी अनुपात, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम? अनुपात बोलेंगे, ठीक है। तो ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई जो हमारी जो रेशोज हैं उनको हम बेसिकली 4 पॉइंट्स में बांटते हैं। लिक्विडिटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, एक्टिविटी रेशो और सॉल्वेंसी रेशो। अब देखने में तो लग रहा है बस सर केवल 4 एक्टिविटीज हैं और बड़ा अच्छा हो जाएगा, पर बेटा इसके कम से कम 70 प्लस फॉर्मूलेज बनते हैं। अगर बुक में देखेंगे तो 13-14 फॉर्मूलेज है, पर कायदे से अगर जाएंगे, डीप स्टडी से जाएंगे तो 70 प्लस फॉर्मूलेज बनते हैं। अब घबराने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने भूलना नहीं है एक भी फॉर्मूला। क्यों नहीं भूलना? क्योंकि हम याद ही नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला याद ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो आज हम इसको लेके चलेंगे। फिलहाल हम ये देखें पहले कि हाउ रेशोज आर एक्सप्रेस्ड, मतलब रेशोज को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। सर बेसिकली 4 फॉर्म में करते हैं, प्योर फॉर्म में, परसेंटेज में, टाइम्स में, फ्रैक्शन में। यानी रेशो को एक्सप्रेस करने का मतलब यह है कि जो हमारा आंसर निकलेगा वो किस फॉर्म में लिखना है, टाइम्स में लिखना है या प्योर में लिखना है। जैसे भाई मैंने कहा मेरी फर्म जो है वो कितना वो कर रही है, इनकम कर रही है, तो मैं कहूंगा यार 10 गुना कर रही है पिछले साल से, तो वो किस में आ जाएगा? टाइम्स में। या मेरा जो लोन है कितना बढ़ गया, या 5% बढ़ गया, तो कितने से बढ़ा? परसेंटेज से। या मैं कहूं यार प्योर फॉर्म में होता है सर, पहले मैं बता दूं आपको, आपने परसेंटेज फॉर्म जानते हैं कि भाई कितना हो गया, भाई 2% हुआ या 10% घटा या बढ़ा, ठीक है ना, घटा या बढ़ा, ठीक है। चलिए, टाइम्स मतलब कितने गुना? 5 गुना ज्यादा बिजनेस हुआ,
5 टाइम्स बिजनेस ज्यादा हुआ या 10 टाइम्स बिजनेस ज्यादा हुआ। फ्रैक्शन में यानी कि भाई तुमने जो प्रॉफिट है कैसे बांटा, भाई 3/4 में बांट लिया हमने, या 7/2 में बांट लिया, ठीक है ना, जैसे भी वो फ्रैक्शन कहलाएगा। अब ये जो होता है प्योर, यानी कि हमने जैसे अभी हमने केक बनाया था, किस रेशो में बनाया था, 2:1 में बनाया था। तो ये हो गया हमारा प्योर फॉर्म, ये हो गया हमारा परसेंटेज, ये टाइम्स और ये फ्रैक्शन। ये कहां यूज करना है, जब आप इसका आंसर निकालेंगे तब इसमें इसका इस्तेमाल करना है कि भैया इसमें किस में लिखना है। अगर क्वेश्चन पूछा परसेंटेज में, आपने लगा दिया टाइम्स, तो सर आंसर गलत हो गया, तो 1 से आधा नंबर आपका कट सकता है। पर सर हम ये कोशिश करेंगे कि आपका आधा नंबर भी ना कटे, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको ध्यान से। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे रेशोज की जरूरत कहां कहां पे पड़ती है। 3 जगह पड़ती है बेटा, इंट्राफर्म कंपैरिजन, इंटरफर्म कंपैरिजन और विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। तो इंट्राफर्म कंपैरिजन हम समझाते हैं आपको पहले क्या होता है। इंट्राफर्म कंपैरिजन, इंट्राफर्म कंपैरिजन, तो इंट्राफर्म का मतलब ये हो गया, जैसे सपोज करिए आप एग्जांपल लेके चलते हैं, हम पेप्सी ले लिया एंड सॉरी कोका कोला की स्पेलिंग गलत हो रही है, कोका कोला, ठीक है जी। तो पेप्सी और कोका कोला आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। सपोज करो मैं पेप्सी वाला हूं, तो मैं कंपैरिजन करूंगा कोका कोला वाले से, क्यों, मेरा कंपटीशन किससे, कोका कोला से। अगर मैं पेप्सी वाला हूं तो मेरा कंपटीशन जूस वाले से तो होगा नहीं कि गन्ने का जूस कितना बिक रहा है और मेरी पेप्सी कितनी बिकेगी, ये बेवकूफी वाले काम हो जाएंगे। तो पेप्सी वाला कंपैरिजन करेगा कोका कोला से, कोका कोला तू, ऐसे कुछ हो ना कुछ, तो ये देखेगा अगर पेप्सी की सेल अगर इस साल 20% बढ़ी है, तो इसको मजा कब आएगा, अगर इसकी सेल इससे इंक्रीज हुई है, इसकी 20% बढ़ी है, अगर इससे 20% बढ़ी है तो ठीक है, और अपने आप से 20% बढ़ी है तो वो अलग चीज है। हम खुश कब होते हैं, हम खुश तब होते हैं जब हम सामने वाले से ज्यादा मार्क्स लाते हैं। आप पता नहीं क्यों नहीं खुश होते हैं ऐसे, आप सोचते हो कोई नहीं, ये भी अपना भाई है, इसके नंबर आ गए तो ठीक है ना। पर बेटा कंपटीशन बहुत जरूरी है लाइफ में, अगर आगे बढ़ना है तो कंपटीशन मस्ट है। तो समझ गए आप। इंट्रा फर्म कंपैरिजन मतलब कि जब 2 तरह की फर्म एक जैसे बिजनेस को परफॉर्म करती है और वो आपस में कंपैरिजन करते हैं कि भाई 20% से बढ़ा या 4 गुना बढ़ा या फ्रैक्शन में बढ़ा, ये सब चीजें बढ़ा या घटा, हम बड़े में करेंगे क्योंकि हम पॉजिटिव चीज को लेकर चल रहे हैं, गलत को नहीं। इंटर फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म मतलब फर्म के अंदर, अंदरूनी भी कंपैरिजन होता है। कैसे कि भाई पिछले साल इतना हुआ था हमारा सेल, तो इस साल इतनी सेल होनी चाहिए, ठीक है ना। या पिछले साल हमारा प्रॉफिट का टर्नओवर रेशियो इतना था, तो अगले साल इतना होना चाहिए। ये हो गया इंटर फर्म, यानी कि विद इन द कंपनी या फर्म, ठीक है, विद इन द कंपनी या फर्म। क्लियर है। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है सामने वाले को मैनिपुलेट करना, यानी कैपिटल सी बनाना। चतुर चालाक चंचल, ठीक है ना, चतुर चालाक चंचल। आप खुद बन रहे हो चतुर चालाक और चंचल, सामने वाले को क्या कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, है कुछ दिखा कुछ और रहे हो, दैट इज कॉल्ड द विंडो ड्रेसिंग। तो ये 3 फॉर्म होती है आपकी जो हमको समझनी बहुत जरूरी है। तो यहां से शुरू कर रहे हैं हम अपनी पहली रेशो जो है हमारी लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो, लिक्विड मतलब यस लाउड, गीला पानी, बिल्कुल सही बात है। लिक्विड मतलब तरल, लिक्विड मतलब तरल। अगर साइंस की भाषा में बात करें तो लिक्विड की कोई फॉर्म नहीं होती है सर। लिक्विड को जिसमें डालो उस फॉर्म में चला जाएगा। ग्लास में डाला, ग्लास की फॉर्म ले ली, लोटे में डाला, लोटे की फॉर्म ले ली, टेस्ट ट्यूब में डाला, टेस्ट ट्यूब की फॉर्म ले ली, गुब्बारे में डाला, गुब्बारे की फॉर्म बिगाड़ दी, है ना। हर चीज में मतलब जैसे भी इसको कन्वर्ट करना चाहोगे, इट कैन इजिली कन्वर्टेड देयर शेप, ये होता है। तो यही चीज मैं अकाउंटेंसी की, अभी मैंने साइंस की डेफिनेशन दी थी, अब अकाउंट में समझते हैं क्या कहता है। लिक्विडिटी मींस रेडिली अवेलेबल कैश, मतलब कि रेडिली मतलब होता है प्रॉम्प्ट, तुरंत, ठीक है जी, जो तुरंत कैश में पैसा हमें मिल सकता है। इट इज फीचर्स विद विच वन एनी कैन कन्वर्ट द एसेट्स ऑफ द सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज कौन सी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है ना। सिक्योरिटी वो मत करना चौकीदार वगैरह गार्ड वगैरह, वो सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे, यहां पर हम किस सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी इनटू कैश विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ द मार्केट प्राइस, यानी कि उसको हम तुरंत कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर अब देखिए जो हमारा पहला फॉर्मूला बनेगा इसमें, वो बनेगा कौन सा फॉर्मूला बनता है हमारा, करंट रेशो।
अब देखिए मैंने पहले ही आपको कहा था कि हम फार्मूला याद नहीं करेंगे, हम समझेंगे। अब देखिए यहां पर देखिए लिक्विडिटी रेशो में पहला फार्मूला आता हमारा करंट रेशो का। ठीक है सर, पहला मामला कौन सा आता हमारा? करंट रेशो का। अब ये मेरी बात यहीं से देखिए कि लिक्विडिटी क्या है जिसको हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तुरंत कैश में कन्वर्ट कौन सी चीजें होंगी? फिक्स्ड एसेट्स या करंट एसेट्स? ऑब्वियस सी बात है कि सर फिक्स्ड एसेट तो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती। कौन सी होगी? करंट एसेट। ठीक है जी, क्या होगी? करंट एसेट। इसलिए क्या बना यहां पर? करंट रेशो का मतलब एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स चाहिए सर आपको। कंपैरिजन करने के लिए कितने चाहिए? 2 एलिमेंट चाहिए। करंट एसेट मेरे पास आ गई, दूसरी क्या चाहिए? नॉन करंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी चाहिए सर। मैंने याद करने के लिए कहा आपसे, याद कर रहे हो आप? आपको याद नहीं, आपने फॉर्मूला तक बना दिया सर। देखिए ना अब क्या फॉर्मूला बन गया मेरे पे? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। मैं थोड़ा इसको साफ साफ लिखता हूं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है जी, तो इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा साफ कर लिया, ये समझाने के लिए था। क्लियर हो गया था? उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ रहा होगा। तो सर यहां लिखूंगा मैं करंट एसेट्स और यहां आ जाएगा मेरा करंट लायबिलिटी। अच्छा जी, अब देखो सीधी सी बात, नो बकवास। करंट रेशो मतलब करंट होना चाहिए। करंट वो नहीं जो बिजली के अंदर तार में हाथ घुसा दो वाला करंट नहीं। करंट मतलब जो ऐसे तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए या तुरंत कोई भी चीज। तो देखिए ये होता है हमारा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। अब इसमें याद करने का कुछ है? नहीं ना। अब सर सवाल ये होता है इसको और किसी फॉर्म में ले सकते हैं हम? अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, करंट और करंट एसेट, तो ये सही है भाई? क्या तो ठीक है। अब देखिए कई बच्चे बोल सकते हैं सर अब हम अगर इसको इस तरीके से लिखे तो ये क्या सही होगा या केवल इसी तरीके से लिखना सही होगा? अब देखिए मैंने पहले कहा था मैं आपसे याद नहीं कराऊंगा, समझाएंगे। तो सर कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। सर आप होटल जाते हैं, खाना वाना खाने जाते हैं। अगर आपने वहां पर ऑर्डर किया क्या? खाना। अब आप उसमें ऑर्डर में क्या लिखेंगे? मतलब क्या लिखा होगा? पालक पनीर लिखा होगा या पनीर पालक लिखा होगा? 100% यही होगा ना सर? शायद ही किसी होटल में लिखा होगा पनीर पालक, है ना? या अगर नॉनवेज की तरफ चले, उनको नाराज क्यों करना, उनको भी ले लेते हैं हम। सर लिखा होगा बटर चिकन या चिकन बटर चिकन ही होता है ना सर? तो सर ये फॉर्मेट है, तो इसी फॉर्मेट में याद करना आपने। ठीक है ना? तो ऐसे बच्चे लॉजिक ना बताएं कि सर करंट लायबिलिटी को ऊपर लिख लें तो चल जाएगा काम। नहीं सर, चलेगा, बिल्कुल दौड़ेगा सर, बहुत जबरदस्त दौड़ेगा, पर आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? जो फॉर्मेट है वही। अगर दूसरा देखें आप सर, यहां पर देखें, अगर एसेट का अकाउंट बना रहे हैं तो डेबिट साइड ये है, क्रेडिट साइड ये है। ये फॉर्मेट है, इसमें कोई बदलाव ला सकते हैं? नहीं सर। एक और देखते हैं, पूरा वेरीफाई करेंगे हर तरीके से, क्योंकि हम याद नहीं कर रहे, हम समझ रहे हैं। सर बैलेंस शीट का फॉर्मेट, यहां एसेट लिख दूं, यहां लायबिलिटी लिख दूं, या बैलेंस शीट का फॉर्मेट, यहां एसेट लिख दूं, यहां लायबिलिटी लिख दूं, कौन सा बेटर है? सर ऑब्वियसली बात है नीचे वाला। अब इसमें अगर मैं लिखूंगा एसेट तो यहां सारी एसेट ही तो लिखूंगा, और यहां लिखूंगा सारी लायबिलिटी तो लायबिलिटी तो लिखूंगा, तो गलत थोड़ी है, पर ऑथेंटिक नहीं है, रूल के हिसाब से नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से नहीं है। तो सर मैं उम्मीद करूंगा आपको पहला फॉर्मूला याद हो चुका है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं करंट रेशियो की। अब फॉर्मूला कैसे याद करना है, चलो सर वो भी याद दिलाते हैं, हटा दो, कैसे समझना है मतलब। ठीक है ना? अब आप रेस्टोरेंट में गए, दोबारा से आपने मांगा मिल्क शेक, वो चाय लेके आएगा या मिल्क शेक लेके आएगा? क्योंकि आपने मांगा क्या? मिल्क शेक। आपने तंदूरी रोटी मांगी, वो तवा रोटी लेके आएगा? तंदूरी रोटी लाएगा। आप करंट रेशियो मांग रहे हैं तो यहां पर मैं लिख दूं शेयर होल्डर फंड्स, यहां पर लिख दूं डिबेंचर्स? गलत है ना सर ये तो। जब रेस्टोरेंट वाला अनपढ़ गलती नहीं कर रहा है, हम तो पढ़े लिखे हैं सर। करंट रेशियो मांग रहा है तो करंट क्या होता है मेरा? केवल करंट एसेट होता है और करंट लायबिलिटी होता है। रेशियो मतलब दोनों का अनुपात हो गया सर, सिंपल हो गया।
क्लियर है मामला? कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, कोई याद नहीं करना हमने, हम समझेंगे हर चीज को, चारों के चारों में समझाऊंगा आपको, याद एक भी नहीं कराऊंगा, पक्की बात है। चलो सर आगे चलते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला बनता है हमारा इसका, वो भी लिख लें। वो बनता है सर क्विक रेशियो। क्या बनता है? क्विक रेशियो। फॉर्मूला बनता है इसका हमारा क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी, और एक और बनता है सर क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब कहेंगे सर इन दोनों में से सही कौन सा है? दोनों ही सही है, पर अथॉन्टिक ये चल रहा है। उसके पीछे क्या है? उसके पीछे रीजन है प्रूडेंस लॉ। ये 12th में जरूरत नहीं है इसकी, बीकॉम में या सीए लेवल में आपको उसको जरूरत पड़ेगी, सीएस में। पर प्रूडेंस लॉ क्या होता है वो मैं बताता हूं कि भाई आप प्रूडेंस लॉ में क्या होगा कि फ्यूचर का कोई नुकसान है तो उसको जरूर शो करेंगे, फ्यूचर में कोई इनकम है तो उसको शो करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब देखिए इसको थोड़ा समझते हैं हम, प्रूडेंस लॉ को मिटा दें क्योंकि आपके सिलेबस का भी नहीं है। तो पहले हम बात करेंगे करंट एसेट्स की। सर करंट एसेट कौन कौन सी होती है मेरी, बताएं जरा। कैश, बैंक और डेटर्स, स्टॉक, बीआर, और क्या हो सकते हैं? और हो सकता है हमारा आउटस्टैंडिंग इनकम हो सकता है सर। इतनी दूर आ रहा है बेटा, इधर फोकस देखना, आ रहा है? आ रहा है। चलो मैं इसको ये नहीं देता हूं, गड़बड़ क्यों करनी हमने। फिर प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारी एसेट्स है ना हमारी, प्लस शॉर्ट टर्म लोन। चलो कैश इक्विवेलेंट इसी के अंदर आ गया ना, इसमें मैं अलग से नहीं लिखा उसको, ठीक है? इतना काफी है। चले सर अब मुझे निकालना है बच्चे क्विक एसेट। मुझे क्या निकालनी है? क्विक एसेट। अब देखिए करंट एसेट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, कौन बताएगा मुझे करंट एसेट की डेफिनेशन? यस एनीवन? बट डोंट वेस्ट द टाइम, फास्ट। यस यस यू, हाँ बोलो, फास्ट फास्ट। यस यू, नेक्स्ट। विद वन ऑपरेटिंग ईयर, सॉरी सर वन ऑपरेटिंग ईयर तो होता ही नहीं है। यस यू, which can be converted to cash within one operating cycle. बिल्कुल डेफिनेटली, विच कैन इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ वन ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्यों बोल रहे हैं? जो कई जगह बताया जाता है कि एक साल के अंदर। बेटा एक साल मानते ठीक है पर एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी फर्म का जो अकाउंटिंग पीरियड हो वो 6 महीने का हो, 8 महीने का हो, 9 महीने का हो, 3 महीने का हो, ठीक है ना? कि विच कैन इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ वन साइक्लिक पीरियड, दैट इज कॉल्ड द करंट एसेट। क्लियर है सर? क्लियर है? अब क्विक एसेट कौन सी होंगी सर? क्विक एसेट्स कौन सी होंगी सर? चलो जी क्विक एसेट समझते हैं।